प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने लाल पान की बेगम कहानी के लेखक का जीवन परिचय का अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में हम आज इस कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी का सारांश हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में ही इस कहानी के जो पात्र योजना है, सर्वप्रथम तो पात्र योजना आएगी, कहानी का शीर्षक आएगा कि कहानी का शीर्षक ऐसे क्यों रखा गया, और कहानी का सारांश और इसकी मुख्य संवेदना। कुल मिला के यह 4 बिंदुओं के अंतर्गत संपूर्ण लाल पान की बेगम कहानी का अध्ययन हम आज करेंगे। ठुमरी संग्रह में संकलित लाल पान की बेगम सन 1956 की कहानी है। इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में यह प्रकाशित हुई थी। पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया है, जिसे सन 2017 में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया। इस नाटक में बिरजू की माँ के द्वारा स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल पेश की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह बिरजू की माँ है। बिरजू की माँ अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीती है, पूरे आत्म सम्मान और ठसक के साथ। इस कहानी की पात्र योजना, मुख्य पात्र जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जो इस कहानी की नायिका है वह है बिरजू की माँ, जो कि एक सशक्त महिला है और सभी को अपने साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। पल में रूठ जाना, नाराज हो जाना और पल में ही सामान्य हो जाना उसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरे पात्र हैं बिरजू के पिता, एक डरपोक किस्म के इंसान जो खुद की चाह को सदैव दबाकर रखते हैं। बिरजू चंपिया, जो कि भाई बहन है। मखनी बुआ, जिनका कोई नहीं है। जंगी की पुतोहू, एक मुंहजोर नवविवाहित स्त्री जो बिरजू की माँ से नहीं डरती। सुनरी, जो कि गांव की एक स्त्री है और यह भी इस कहानी का एक पात्र है। तो जो कहानी है वह प्रमुख रूप से, जैसा कि मैंने बताया है, बिरजू की माँ के इर्द गिर्द घूमती है और इस कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य सभी पात्र मिलकर करते हैं। कहानी का सारांश का अध्ययन हम करेंगे। पूरी कहानी मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी, उसकी PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। कहानी का सारांश कह सकते हैं इस प्रकार से है कि कहानी की शुरुआत होती है बिरजू की माँ के गुस्से के साथ। जहाँ एक और बिरजू से शकरकंद खाने की हट किए हुए था, चंपिया भी जो सामान लेने गई थी अभी तक लौटी नहीं थी और बेचारा बकरा कुकुर माछी के कारण परेशान कर रहा था। इन सब के कारण बिरजू की माँ गुस्से में थी। मखनी पुआ उसी वक्त नाच देखने जाने की बात छेड़ देती है कि उसे मेले में जाना है और वहाँ पर मेला देखना है। गुस्से में बिरजू की माँ कहती है कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब न पुआ। इस बात से पुआ को बुरा लगा और वहाँ से चली जाती है। पनवर्णियों के बीच मखनी पुआ बिरजू की माँ की बातों का जिक्र करती है। 8 दिन पहले ही बिरजू की माँ ने सबसे कहा है कि बिरजू के पप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। इसीलिए मखनी पुआ बिरजू की माँ से नाच देखने चलने के बारे में पूछा था, लेकिन बिरजू की माँ गुस्से में जो जवाब दिया उससे मखनी पुआ को बहुत बुरा लगा। चंपिया के घर अभी तक न लौटने के कारण बेहद गुस्से में तिमतिमाती हुई चंपिया पर क्रोधित हो रही थी। यह सब सुनकर पास से गुजरती जंगी की बहू ने कहा, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर, दिन और चौपहर रात बिजली की तरह भकभक कर जलती है। चंपिया की माँ ने उसे स्टेशन की लकड़ियों से दूर रहने को कहा। बिरजू के बापू को कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी, तो वह मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रही हैं। यह संदेश चंपिया के द्वारा भिजवाया। गाड़ी न मिलने के कारण बिरजू की माँ उसके बापू से नाराज होकर सब काम छोड़कर सोने चली जाती है। ये सब सुनकर चंपिया के आंखों में आंसू आ गए और 1 वर्ष पहले की बातें याद आती हैं जो उसकी माँ कहा करती थी।
पुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपियाँ छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। बिरजू का भी मन उदास हो चुका था। उसने अपने मन में ही इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। सर्वे के समय बिरजू के पिता को 5 बीघा जमीन हासिल हुई। उससे सभी को जलन होती थी। इस दौरान बाबू साहब की धमकी भी सहनी पड़ती थी। उसकी कोई बात नहीं करता। यह सब चंपिया की माँ सोचती है। बिरजू की माँ को उस दिन की बात का बहुत गुस्सा आ रहा था। बिरजू के पिता ने जिस दिन बैलगाड़ी से नाच दिखाने का वादा किया था, गांव की औरतों के मजाक का पात्र अब बनना पड़ेगा, ऐसे बिरजू की माँ सोचने लगती है। तभी बिरजू के पिता बैलगाड़ी लेकर आते हैं। बिरजू की माँ की नाराजगी दूर हो जाती है। बिरजू और चंपिया भी खुश हो जाते हैं। मखनी फुआ को घर की पहरेदारी करने को रख सज धज कर गाड़ी से नाच देखने चले जाते हैं। गाड़ी में जगह होने के कारण बिरजू की माँ ने जंगी की बहू को भी साथ लेते चलने को गाड़ी रुकवाई। जंगी की बहू, लरेना की पत्नी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों को साथ में गाड़ी में बिठा चल पड़ते हैं। फिर बिरजू की माँ ने चंपिया को बाइस्कोप की गीत गाने को कहा। चंपिया के साथ जंगी की बहू भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है। इस प्रकार से बिरजू की माँ के मन में जंगी की बहू के प्रति जो खटास थी वह भी खत्म हो जाती है। वह जंगी की बहू की तारीफ करने लगती है। सच ही तो कहा है लाल पान की बेगम, यह कोई बुरी बात नहीं। वो खुद ही सोचने लगती है कि वो ही है लाल पान की बेगम। अपने पहनावे लाल साड़ी की तरफ एक नज़र डालती है और अपने चेहरे की भी तरफ। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा शेष नहीं बची और वो सोने लगी। इस प्रकार से सरल सहज व्यक्तित्व वाला बिरजू का पिता मजदूरी कर किसी तरह से परिवार का गुजर बसर करता है। वही बिरजू की माँ एक आधुनिक नायिका है जो समाज और परिवार में तादात्म्य बनाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली दबंग नारी है। बिरजू की माँ बेचारी विरोधियों को भी जरूरत पड़ने पर मदद करने से पीछे नहीं हटती और अपनी उदारता का परिचय देती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस कहानी के शीर्षक पर और इसकी मुख्य संवेदना पर कि ऐसा क्या कारण था कि लेखक द्वारा इस कहानी का नाम लाल पान की बेगम दिया गया। और इस कहानी के शीर्षक का ताश के पत्तों में जो लाल पान की बेगम होती है उसमें कोई समानता है। तो इसके संबंध में थोड़ा सा हम यह कह सकते हैं कि ताश के 52 पत्ते होते हैं। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। इसमें भारत की 4 ऋतुएं भी जोड़ ली जाएं। इसी के आधार पर ताश का निर्माण किया गया। ताश खेलने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि ताश के पत्तों के 4 प्रकार होते हैं, पान, चिड़ी, ईंट और हुक्म। इसके आधार पर जिंदगी के 4 रंग माने जाते हैं। पहला बादशाह, दूसरा बेगम, तीसरा इक्का और चौथा गुलाम। हम यहाँ पर बेगम की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ लाल पान की बेगम कह सकते हैं कि हम अधिक महत्व देंगे। यहाँ पर बेगम को अधिक महत्व देने का तात्पर्य है कि वह समन्वयवादी, सुधारवादी और आशावादी रूप में चित्रित की गई है। लाल पान के स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर भावना, प्यार और विनम्रता होती है। कहना न होगा, रेणु सबको साथ लेकर चलने वाले, सुधार पर विशेष बल देने वाले और घोर आशावादी लेखक हैं। तथा बिरजू की माँ के अंदर भी यही भावना है, प्यार भी है, विनम्रता भी है। मखनी फूहा और जंगी की पुतोहू से लाख विवाद होने के बावजूद अंत में वह उनसे प्यार और शालीनता से न सिर्फ बात करती है बल्कि मखनी फुआ को दिल खोलकर तंबाकू खाने को देती है। जंगू की बहू को अपने साथ बैलगाड़ी पर बिठाकर मेला दिखाने लेके जाती है। समन्वयवादी, सुधारवादी और आशावादी, ये तीनों गुण बिरजू की माँ के अंदर हैं। गांव में जितने लोग बचे हुए थे वह सबको नाच दिखाने के लिए बलरामपुर लेकर जाती है। इसी के साथ में अब आता है कि सुधार और आशावाद की बात। तो आशावादिता के बल पर ही उसने परिवार की ज़िंदगी सुधारी है। बिरजू का बाप भी सबको साथ लेकर चलने वाला है। सर्वे के समय उसने गांव के एक एक आदमी से कहा था कि यही सही समय है, अपनी लाठी कड़ी करो, नहीं तो ज़िंदगी भर गुलामी करते रह जाओगे। वह आशावादी भी है। उसे अंत तक इस बात की उम्मीद रहती है कि उसे बैलगाड़ी मिलेगी और उसके विश्वास की जीत भी होती है। और एक बात, गांव के सभी लोग जमींदार से डरते हैं। एक तरफ से वह उसके गुलाम हैं, चिड़ी के गुलाम। चिड़ी के गुलाम को लाल पान की बेगम से ही काटा जा सकता है।
लेकिन लाल पान की यह बेगम बिरजू के बाप के पास है। बिरजू की माँ गुलाम के स्वर को कह सकते हैं कि गुलाम के स्वर को जीत की खुशी में बदल देती है। लाल पान की बेगम को हुक्म की बेगम भी कहा जाता है। लाल पान की बेगम जो हुक्म देती है बिरजू का बाप वही करता है। इस प्रकार से रेणु जी की इस कहानी में प्रत्यक्ष रूप से 2 लाल पान की बेगम है और अप्रत्यक्ष रूप से 1 है। यानी इस कहानी में कुल 3 लाल पान की बेगम है। पहली लाल पान की बेगम बिरजू की माँ, दूसरी नाच में नाचने वाली नर्तकी और तीसरी ताश के लाल पान की बेगम। इस प्रकार से पहली लाल पान की बेगम दूसरी लाल पान की बेगम से मिलने जा रही है। मिलन की इसी कथा को रेणु जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ में पिरोया है। गांव की औरतें बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम उसकी सुंदरता, उसके स्वाभिमान को देखकर कहती हैं। 2 बच्चों की मां होकर भी वह जस की तश है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में घरे का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अघानी, ये सारी चीजें गांव की औरतों को ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वह कोई सामान्य स्त्री न होकर लाल पान की बेगम हो। सभी की निगाह और केंद्र में रहने वाली स्त्री को रानी या बेगम ही कहते हैं। जिस तरह नाचने वाली सबकी निगाह में बसी रहती है, उसी प्रकार बिरजू की माँ भी सबकी निगाहों में बसी है। जिस प्रकार नाच की नर्तकी के बारे में लोग गलत सलत बातें करते हैं, उसी प्रकार बिरजू की माँ के बारे में भी गांव की औरतों ने कहानी गढ़ी है। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती बुक बुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। यह कहानी उसे दुख देती है, वह तिल मिला जाती है। इसकी थोड़ी सी झलक हमें पृष्ठ के समय भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से रेणु जी की इस कहानी में गांव की उस मान्यता का भी खुलकर उल्लेख हुआ है कि रेलवे स्टेशन के पास लड़कियां मुंहजोर होती हैं। जंगी की पुतहू भी रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है और पति रंगी कुरमा टोली का नामी लठेर, इसीलिए वह किसी से नहीं डरती। इस प्रकार से लाल पान की बेगम कहानी को चारों दिशाओं से देखना होगा। और वास्तव में 4 दृष्टियाँ या कहें कि 4 कोण हैं। पहला है लैंड सर्वे सेटलमेंट, दूसरा है कथानक, तीसरा उसका शीर्षक और चौथा गीत के बोल। इन सभी दृष्टियों से कहानी का निरीक्षण करने के बाद हमें उसे समग्र रूप में जान पाते हैं। रेणु जी के साहित्य में अनगिनत गीत के बोल आई हैं। वे गीत कथा को एक नई दिशा देते हैं, एक नया अर्थ है। उन्हें नज़रअंदाज करने की उनकी रचना के मर्म को नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार से इसमें जो 2 गीत आए हैं, पहले गीत का संबंध चंपिया से है, वह उसके मन के कपाट को खोलती है। तो दूसरे गीत का संबंध चंपिया की माँ से है, वह चंपिया की माँ की भावनाओं को अर्थ देती है, उसके भावों को रूप देती है। तो इस प्रकार से यहीं पर इस कहानी का समापन होता है। धन्यवाद।